ancient classical dance forms, Kathak and Bharatnatyam are two of the most renowned dances that represent India's rich cultural heritage. What happens when they are merged together? Kathak Natyam is the innovation of grandson of legendary Kathak maestro Pandit Birju Maharaj that brings together the dynamic spins and intricate footwork of Kathak and geometric precision and expressive storytelling of Bharatnatyam. Kathak exponent Sri Tribhuvan Maharaj, along with his wife, who is a famous Bharatnatyam performer, have developed a refreshing concept that dares to bridge the gap between North India's Kathak and South India's Bharatnatyam with love and respect. Along with delivering mesmerizing performances in India and abroad, the couple also teaches Kathak and Bharatnatyam to students at Noida Stadium. Evolution of Kathak and Bharatnatyam over the centuries has not only preserved cultural narratives but also contributed to spiritual fabric of communities. Hello and welcome to ABP Live. I am Nupur Dogra and today we are going to meet a well-known Kathak artist who is also grandson of Kathak maestro Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj ji, Sri Tribhuvan Maharaj, and his wife Rajni Maharaj, who is a well-known Bharatnatyam artist. The couple belongs to a family who have been teaching Kathak for more than 9 generations. They are also founders of Kathak Natyam, a unique concept that evolved from amalgamation of Kathak and Bharatnatyam. तो क्या है कथक नाट्यम? लेट्स गेट टू नो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. वेलकम टू एबीपी. त्रिभुवन महाराज जी, रजनी महाराज जी, अब आप हमें थोड़ा अपना कथक नाट्यम के बारे में बताएं कि क्या है ये कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने साल 2019 में करीबन मिड ऑफ द ईयर में हम लोगों ने इसको कंसीव किया था और बहुत ज़्यादा कुछ खास सोच के नहीं किया था. बस ये था कि मैं एक कथक डांसर हूँ और मेरी वाइफ एक भरतनाट्यम डांसर हैं. सो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों को मिला के कुछ ऐसा क्रिएट करें जो इस दुनिया में बहुत यूनिक हो. फ्यूजन हम बहुत समय से देखते हुए आ रहे हैं. डांस फॉर्म्स में काफ़ी सारे फ्यूजन वाली चीज़ें हैं जो हम देखते हुए आ रहे हैं. बहुत सारे दूसरे डांस फॉर्म्स मिले, लेकिन हमको ये लगा कि इस फ्यूजन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ट्रेडिशन की प्योरिटी को बरकरार रखना. हम लोग के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इस कॉन्सेप्ट को बनाते वक्त. जब कथक नाट्यम का कहीं ब्रीफ भी पढ़ा जाता है तो उसमें यही लिखा जाता है कि इट इज़ द अमेलगमेशन ऑफ द टू डांस फॉर्म्स विदाउट हैम्परिंग और हार्मिंग द प्योरिटी, द सैंक्टिटी ऑफ दिस डांस फॉर्म. क्योंकि क्या होता है कि मैं अगर भरतनाट्यम की तरह नाचने की कोशिश करूँ या उनकी तरह कुछ बनाने की कोशिश करूँ या वो कथक की तरह बनाने की कुछ कोशिश करें, तो उसमें सबसे जो बड़ा फ्लॉ है वो यही आ जाएगा कि हम अपनी प्योरिटी से हट जाएंगे. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो हम लोग को महसूस हुआ कि नहीं होना चाहिए. तो कथक नाट्यम को बनाते वक्त हमने ये बहुत अच्छे से ध्यान दिया कि कथक कथक है और भरतनाट्यम भरतनाट्यम है. इनमें हम एक ब्रिज ओवर करेंगे, लेकिन हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि कथक भरतनाट्यम से इन्फ्लुएंस हो जाए और भरतनाट्यम कथक से इन्फ्लुएंस हो जाए. जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, जैसे मैं बोल दूँ कि कथक में हम मृदंगम बजा दें या हम बोलें कि भरतनाट्यम में आप तबला बजा दीजिए, वो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमने बहुत बरकरार किया कि चीज़ें अपने औहदे पर रहनी चाहिए, अपनी जगह पर रहनी चाहिए. उसके बाद तो हमने क्या किया, जैसे कहते हैं ना एक पंछी के पर होते हैं, वो पंछी के पर काट दिए हमने डेलिबरेटली उसको काट दिया. हमने बोला कि नहीं, ये उड़ान सही चीज़ नहीं है. ये उड़ान अगर होगी तो हम उन सब की तरह बन जाएंगे जो इस वक्त फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन तरीके के डांस फॉर्म से करते हैं. तो हमने बोला कि सबसे पहले सैंक्टिटी, हमारी प्योरिटी नहीं बिगड़नी चाहिए. कथक नाट्यम को लेके सबसे पहली जो चीज़ थी हमारी वो यही थी कि इट शुड नॉट गो बैड. फर्स्ट थिंग, जैसे ही हम लोग उस चीज़ पे आए और हमने विचार करना शुरू किया कि कथक नाट्यम को लेके भाई पहली चीज़ डांस है, इट्स अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ आर्ट. तो हमें लगा कि कैसे प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को अप्लाई करें. तो हमने जैसे उस चीज़ को अप्लाई किया तो हमने देखा देयर आर सो मेनी हर्डल्स, इतनी सारी दिक्कतें हैं. क्योंकि मैं अपना हाथ बाईं तरफ निकालूं तो उनका उस तरीके से उनके डांस में नहीं होता. अगर मैं अपने हाथ को, अपनी बॉडी को घुमा दूं तो वो लोग बॉडी थोड़ा स्ट्रेट रखते हैं, हम लोग थोड़ा एंगुलर. कथक इज़ अ वेरी एंगुलर डांस, भरतनाट्यम इज़ अ वेरी स्ट्रेट डांस.
सो ये सबसे बड़ी दिक्कत आई। तो हमने जब भी कोशिश किया कि एक सिमिलर मूवमेंट्स की तरह हम कुछ निकालें, कुछ ईजाद करें, सबसे पहली दिक्कत यही आ गई कि उनके और हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भिड़ गए एक दूसरे के साथ। तो आफ्टर कह सकते हो मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ गोइंग बैक एंड फोर्थ विद दिस, हम लोग ने 5 मिनट का एक पीस तैयार किया बहुत मुश्किल से। शी इज लाफिंग बिकॉज वी रिमेंबर द हार्ड वर्क दैट हैज हैपेंड। तो हमने उसको बहुत मुश्किल से उसको बनाया, उसका नाम हमने समागम दिया। समागम मीन्स टू कम टुगेदर। एंड बड़ी मेहनत की उस ट्रैक पर। उसको हमने कमानी ऑडिटोरियम, जो कि दिल्ली का इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टेजेस ऑफ दिल्ली, हमने वहाँ पर उसको परफॉर्म किया। इट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड बाय द ऑडियंस। और बस हमारा हार्ड वर्क इट पेड ऑफ। एंड कथक नाट्यम को एक क्या कह सकते हैं, एक ठप्पा मिल गया एक्सेप्टेंस का हमारे मन में कि हाँ, कथक नाट्यम हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल टू डू इट। ये हमने डायरेक्ट स्टेज पे एक्सपेरिमेंट करके हमने हासिल किया इस चीज़ को। पता नहीं था कि जब परफॉर्मेंस ख़त्म होगी तो कैसा ऑडियंस का रिस्पॉन्स होगा, लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में। बट एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, उसने हमें ये शक्ति दी कि कथक नाट्यम कॉन्सेप्ट से आगे बढ़े, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ना रह जाए और कॉन्सेप्ट से आगे बढ़े। सो कथक नाट्यम का जन्म एक कॉन्सेप्ट की तरह ज़रूर हुआ। और ये नाम जो है, ये मेरा ही कॉइन किया हुआ नाम है। एंड मुझे बड़ा बड़ा देयर वर सो मेनी थिंग्स जिसको हम बोल सकते थे। इसको नाट्य कथा बोल सकते थे, नाट्यम कथा बोल सकते, कुछ भी बोल सकते थे। बहुत सोचा भी हमने उस चीज़ के बारे में। लेकिन एक सिनोनिमस जो एक नाम होता है ना, जैसे भरतनाट्यम आपके मुंह से बहुत आराम से निकलता है। एंड आई थिंक जो भारत देश में रहता है, या इनफैक्ट नाउ दीज आर ग्लोबल डांस फॉर्म्स, तो इस पूरे दुनिया में जो भरतनाट्यम बोल सकता है, उसके मुंह पे ही कथक नाट्यम बहुत आराम से फिट होता है। 2019 के 9 तारीख दिसंबर को बड़ी मुश्किल से हमने इसको एक एज एन इंस्टीट्यूट हमने इसको रजिस्टर करवाया। और वहाँ से हमारी जर्नी फिर आगे बढ़ी इस चीज़ को लेके। तो आपने जैसे बताया 2019 दिसंबर की बात है व्हेन यू गाइस स्टार्टेड जी। तो जस्ट उसके कुछ महीनों बाद ही कोविड हुआ था, जिसके बाद लॉकडाउन हुआ था। बिल्कुल। तो उसका क्या रिजल्ट रहा, कैसे आपने उसके साथ नेविगेट किया? बिकॉज एक तरह से मैं कहूँगी आप लोगों का स्टार्टअप ही है जी, और स्टार्टअप के साथ ऐसा हो जाए 2 महीने में, तो किस तरह से आपका वो जर्नी रहा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ज़रूर। हम लोगों ने जब उसको 2019 में रजिस्टर कराया, तब कोविड के बारे में एक्चुअली हम न्यूज़ से बड़ा दूर रहते हैं। हम न्यूज़ से बहुत दूर रहते हैं बिकॉज कोविड के बारे में उतना कुछ पता ही नहीं पता था। एंड हम लोग की जर्नी का शुरू होना जहाँ पे एक तरीके से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कथक और भरतनाट्यम को एक साथ लाने पे ये ना हो कि लोग हम पे कोई बात उठाएं, ये ना हो कि कोई ये बोले कि अच्छा इतने बड़े घर से आप हैं और इस चीज़ को मिला के आपने उसकी एक गरिमा को, दायरा को आपने तोड़ा है। ये वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं और जब प्रैक्टिस भी करते थे कि नहीं, वही जो एंगल्स वाली बात इन्होंने बोली उसी चीज़ को दोहरा रही हूँ कि नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं तोड़ सकता, ये रूल्स हम नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हम दोनों में काफ़ी डिस्कशन भी होती थी और रिहर्सल को वहीं पे छोड़ के हम अपने अपने जगह पे बैठ जाते, नहीं नाचना ही नहीं है। तो बहुत दिन, इसलिए महीनों लगा हमें एक 5 मिनट के पीस को तैयार करने में। उसके बाद उसको, उस कॉन्सेप्ट को एज अ इंस्टीट्यूट लेके आना और वहाँ से कैसे तालीम देना है, कैसे सिखाना है लोगों को, इस चीज़ को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और देश में, विदेश में, हर जगह, पूरी दुनिया में इसको फैलाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग मानते हैं। तो कोविड का आ जाना एक तरीके से बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाना, वही वाली बात है कि एकदम से कोविड आया, हमने कुछ एक पौधा डाला ही था और एकदम से गर्मी आ गई वही वाली बात है कि वो कैसे तो उसको बचाएंगे। और कुछ पता नहीं था, क्लास शुरू कर दिया और स्टूडेंट्स भी आए, नाचना गाना सब शुरू हुआ, सब अच्छा लग रहा था कि अच्छा हम लोग तालीम दे रहे हैं और बहुत बेहतर चीज़ आगे बढ़ रही है। उसके बाद सब एकदम से एक दिन न्यूज़ आता है कि बंद, सब कुछ बंद, अब कुछ भी नहीं खुल सकता। नोटबंदी के बाद जो सेकंड झटका था यही था सब कुछ बंद। फिर हम दोनों तो चुपचाप बैठ गए थे क्योंकि सब कुछ बंद, मतलब बंद, अब कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे सुनने में आया कि लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं
और हमें तो वो भी नहीं पता कि अच्छा ऑनलाइन भी क्लासेस होते हैं, क्योंकि हम तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, हमें स्टेज पता है, नहीं तो अपना तखत पता है, जहाँ पे बैठ के डांस सिखाया जाता है उसको तखत बोलते हैं। हमें तो ये दो चीज़ पता है, या तो तखत में बैठ के तालीम देना है, नहीं तो स्टेज पे उतरना है। बिल्कुल। ऑनलाइन क्या होता है, स्क्रीन में स्टूडेंट्स को देख के नाचना कैसे सिखाना है, मतलब जहाँ पे स्टूडेंट्स के हाथ एंगल सब पकड़ पकड़ के हम लोग सिखाते हैं, वहाँ पे ये सब कैसे पॉसिबल है। तो हमने तो पहले ही उसको एकदम क्रॉस लगा दे कि नहीं, हम नहीं कर सकते। फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स कथक नाट्यम शुरू होते ही, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स हमने कथक नाट्यम को वापस बंद कर दिया। बंद कर दिया सिर्फ ये सोच के कि हम चाहते तो कैसे भी, ऐसा तो था नहीं कि जूम तभी आया है या गूगल मीट तभी आया है, ये सारी चीज़ें पहले से थी, बट हम इनको जस्ट मीटिंग के तौर पर कि कुछ मीटिंग करना है, कुछ बात करनी है, उस तौर पे यूज़ करते थे। बट यूजिंग इट फॉर टीचिंग डांस, ये हमारे लिए इतना नया था। तो कुछ समय तो 6 महीना तो आप समझिए हमने कथक नाट्यम को शुरू होते ही बंद कर दिया। और क्योंकि एक चीज़ मन में वही चीज़ आ गई कि क्लासिकल डांस फॉर्म है, इसको जब तक मैं जस्टिस नहीं कर सकता सिखाने पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ़ आई कैनॉट डू जस्टिस, तब मैं नहीं सिखाऊंगा। मैं नहीं सिखाऊंगा इस चीज़ को जब तक मैं ये ना पक्का कर सकूं कि आई एम एज अ टीचर आई एम केपेबल टू प्रोपोगेट दिस फॉरवर्ड ऑनलाइन के तौर पर। जब तक मुझे उस चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं होती, तो आई यूज्ड टू ट्रेन रजनी एंड रजनी यूज्ड टू ट्रेन मी। बहुत फनी बात है कि हम एक दूसरे को हम क्लास एक दूसरे को ट्रेन करते थे स्क्रीन पे। हाँ, स्क्रीन पे ट्रेन करते थे कि जो मैं समझा रहा हूँ क्या आपको वो समझ आ रही है वो बात, और जो आप मुझे समझा रहे हो क्या मुझे वो बात समझ आ रही है। 6 महीने लगे, 6 महीने हम लोगों ने उस पर बहुत अच्छे से, जिसको R&D बोला जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम लोगों ने वो किया और ऐसे तरीके निकाले कि मेरे इशारों से बच्चों को ये समझ में आने लगे कि व्हेन आई एम सेइंग टेढ़े हो जाओ, हाथ नीचे फेंको, फ्रंट लेफ्ट कॉर्नर, फ्रंट राइट, ये फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट, ये सब, ये जितनी भी भाषा है ये कोविड से पहले थी ही नहीं। मिरर इमेज ये करो वो करो, मैं तुम्हारे उल्टे खड़ा हूं, ये सारी की सारी चीजें ये उसी समय इम्प्रोवाइज की गई इन दो 6 मंथ्स। हमने कोविड से, कह सकते हो ये हमारी लड़ाई थी कोविड से। जो भी पता ही नहीं है ना, वो भी चीज का एक तरीके से खोज हो गया कि अब जो बाहर लोग हैं, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े गुरुओं से सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये कि आप ऑनलाइन आके बेहतरीन अपने नाच को अंजाम दे सकते हैं। आपके साथ भी जुड़े हैं लोग ऐसे? इंटरनेशनल क्लासेस होती हैं आपकी? बिल्कुल इंटरनेशनल क्लासेस होती हैं, चाइना से, यूएस से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से। लेकिन ये कोविड से पहले नहीं था ना, कोविड वहाँ बैठे बैठे वो लोग सोचते थे कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे। ये कोविड की देन है, माइनस है तो प्लस भी है। जैसे कि हमने कहा कि दिस इज़ लाइक अ स्टार्टअप, तो कहा जाता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो थोड़ा हमें इस कहाँ आपको इसका नीड आपने आइडेंटिफाई किया कि एक कथक नाट्यम डांस फॉर्म होना चाहिए? जी देखिए, इस दुनिया में डांस फॉर्म्स की कमी नहीं है। यहाँ पे आप इंटरनेशनली से लेके हमारे डोमेस्टिक डांस फॉर्म्स जितने भी हैं, क्लासिकल से लेके फोक आप ले लीजिए, जितने भी ये डांस फॉर्म्स हैं, कमी नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन डू, मतलब असीम है ये सारी चीज़ें। कथक नाट्यम इसलिए नहीं बनाया था कि मुझे कुछ नया क्रिएट करना है एज अ डांस फॉर्म। कथक नाट्यम, जैसे आपने कहा ना कि भाई जो नेसेसिटी थी, नेसेसिटी हमारे घर की नेसेसिटी थी ये। कथक नाट्यम वाज अ नेसेसिटी ऑफ आवर होम, बिकॉज आई एम अ कथक डांसर एंड शी इज अ भरतनाट्यम डांसर। टू हैव बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन द सेम प्लेटफॉर्म, कि मैं एक ही जगह पर इन दोनों चीज़ों का तालीम दे सकूं और इनका विस्तार कर सकूं, इसके लिए ज़रूरी था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। सो बेसिकली फ्यूजन क्रिएट करना मेरा उद्देश्य नहीं था कि मुझे भरतनाट्यम और कथक का फ्यूजन क्रिएट करना है, वो नहीं था मेरा उद्देश्य। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आई एम अ कथक डांसर एंड माई वाइफ इज अ भरतनाट्यम डांसर, तो हम दोनों को वो जगह मिले, वो स्पेस मिले कि कथक और भरतनाट्यम दोनों एक पद्धति पे चल सके। अब मैं आप दोनों से आपके थोड़े पर्सनल जर्नीज के बारे में जानना चाहूँगी एज क्लासिकल डांसर्स, एज अ आर्टिस्ट। तो पहले महाराज जी आप हमें बताएं, अपनी कथक की जर्नी के बारे में बताएं। आई एम द 9th जनरेशन डूइंग दिस सेम डांस फॉर्म। मैं 9वीं पीढ़ी हूँ और ये कहते हुए हमारे जो बैकग्राउंड में जो लोग हैं, ये सब मेरे पूर्वज हैं। इन्होंने कथक को वो बनाया जो आज कथक हमें दिखाई देता है। सब ने अपनी अपनी कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, अपना जीवन दिया उन्होंने। कंट्रीब्यूशन बहुत हल्का शब्द है। सब ने
आप इनमें से एक भी ऐसे नहीं है जिनको आप ये बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना जीवन ना दिया हो। संपूर्ण जीवन, एक एक सांस अपनी इन्होंने कथक को दी है। इनकी वजह से लखनऊ घराना कथक जो आज है वो इनके कारण है, इनकी मेहनत से है। और परम पूजनीय मेरे दादाजी पंडित बिरजू महाराज जी, उनका तो योगदान आप कह सकते हैं ही, जैसे कहते हैं कि एक तरीके से एक जीवन चलता है बट फिर क्रांति आती है। आप समझते हैं कि एक साथ एक जीवन चल रहा है। ब्रिटिश राज में भी जीवन चलता था, ऐसा थोड़ी ना था कि लोग मर गए, जीवन तो चल ही रहा था, एक तरीके से जीवन चलता था, एक ऑपरेस तरीके से हम चलते थे। पर फिर क्रांति आई, हमें मुक्ति मिली, हम इंडिपेंडेंट हुए, वहां से देश का एक अलग यात्रा हमारे चालू हुआ। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेरे दादा पंडित बिरजू महाराज जी वो क्रांति थे कथक के रूप में। आप ये कह सकते हैं कि सबने कथक को एक जीवन की तरीके से जिया। वो ऐसे हैं जिन्होंने अपने 82-83 साल की जो जीवन था उनका, उसमें उन्होंने 82-83 हजार साल का उन्होंने काम कर दिया। हम उनको बहुत ज़्यादा खुशी से युग पुरुष भी बोलते हैं कि वो युग पुरुष हैं। युग पुरुष इसलिए बोलते हैं उनको क्योंकि उन्होंने युगों का काम एक जन्म में करके दिखा दिया। जिस तरीके से उन्होंने, देखिए, लोक नृत्य से शास्त्रीय नृत्य निकला है, जिसको हम बोलते हैं लोक नृत्य को सिविलाइज किया गया, सिविलाइज करके हम लोगों ने उसको शास्त्रीय नृत्य बने, और सारे शास्त्रीय नृत्य ऐसे ही बने। तो शास्त्रीय नृत्य को भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, उसमें हम चीज़ें बदलते रहते हैं, नए सिचुएशन के हिसाब से नई चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। उसी तरीके से महाराज जी ने कथक के एक फॉर्मेट को, जिसको आज के दौर पे मैं बोलूंगा एक रॉ फॉर्मेट को उन्होंने इतना सुंदर एक स्वरूप दे दिया। हर चीज में उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस, नामकरण, जैसे कहते हैं भरतनाट्यम जो है वो भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र रचित है, उस पर आधारित एक नृत्य है। हमारा नाट्य शास्त्र से खास मतलब नहीं है कथक का, क्योंकि इसमें जो उनकी मुद्राएं यूज होती हैं हमारे में हस्तक होते हैं, हमारे में फुट जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स, ये सब अलग हैं जो नाट्य शास्त्र से बहुत भेद रखती हैं। तो उनका नामकरण, उनको हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? सिर्फ हाथ से कर देने से काम नहीं होता। ये क्या है, ये क्या है? इन सारी चीजों का नामकरण, शोध करना, और एक कह सकते एक तरीके से कथक को लिटरेट बनाना, वो काम महाराज जी ने किया। महाराज जी वो क्रांति थे जिन्होंने वो सारे कामों को किया। उनके पिताजी अच्छन महाराज जी, लच्छू महाराज जी, शंभू महाराज जी उनके चाचा, उन्होंने, एक कहते हैं महाराज जी उन तीनों के मिश्रण थे। बिरजू महाराज जी मेरे दादाजी उन तीनों के मिश्रण थे। उन्होंने तीनों में से जो उनको अच्छा लगा उसको उन्होंने चुन लिया और अपने नाच में उसको ढाल लिया, अपनी सोच को, अपने नाच को उन्होंने ढाल लिया। ठीक है, तो उनके पिताजी कालका महाराज जी, बिंदादीन महाराज जी का कहते हैं कि उन्होंने 5000 से ऊपर रचनाएं कृष्ण पर, शिव पर अपने जीवन में लिख दी, 5000 से ऊपर, जिसको आज हार्डली, आई थिंक अगर आप डॉक्यूमेंट करोगे तो 500-600 चीजें बची होंगी उसमें से। बाकी सब चीजें आज की तरह डिजिटल जमाना नहीं था कि जो याद आया तुरंत फोन में आपने लिख लिया या उसको डॉक्यूमेंट कर लिया किसी तरीके से, तो वो इट वाज लॉस्ट। हमने बहुत सारी चीजें, सुंदर चीजें उनकी खो दी, बट जितनी चीजें हैं उनकी हम उसको संजो के रखते हैं। रजनी महाराज जी, आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जैसे कि आप एक, अनलाइक योर हस्बैंड, यू आर फ्रॉम अ नॉन डांसिंग बैकग्राउंड, तो आप अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए। भरतनाट्यम में आपकी कैसे, आपका आना कैसे हुआ, और कैसे जैसे आपको देखने के लिए यंग गर्ल्स जो आपसे एस्पायरिंग डांसर्स हैं, एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आप अपनी जर्नी से क्या मैसेज देना चाहेंगी? इनको बहुत ध्यान से सुन रही थी तो अंदर ही अंदर यही सोच रही थी कि इनकी जर्नी तो बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इस घर में जन्म लेने का मतलब मेरे हिसाब से ब्लेसिंग है। यहाँ जैसे इन्होंने इस घर में जो भी मेल फीमेल हमारे घर में जो भी हैं, सभी लोग एक जिम्मेदारी से पैदा हुए हैं और सच में ब्लेसिंग है। हम नॉन डांसर्स, जो नॉन डांसर फैमिली से आता है जैसे कि मैं, और या तो दूर से हम जब इस फैमिली को देखते हैं एज अ डांसर तो हमें लगता है कि अरे वाह, इनकी तो थाली सजी हुई है, पहले से सजी हुई थाली है, सब सजाया हुआ मिला है। तो क्योंकि सारे लोग डांस करते हैं तो प्लेटफॉर्म तो पहले से बना हुआ है, जैसे स्टेज सजा है, बस आने की देरी है और हमें तो स्टेज खुद सजाना है।
तो एक तरीके से कहूँगी कि ये बहुत बड़ा झूठ है। जो सोच है उसको पहले क्रॉस लगा दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद जब मेरी शादी हुई है तब मुझे समझ आया कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वो हम गलत सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आके स्ट्रगल, एक तरीके से थाली सजी भी है, क्योंकि जैसे वही कि मछली का जो बच्चा होता है उसको तैरना नहीं सिखाना पड़ता, जब पैदा होता है तो खुद ही फड़फड़ाते हुए तैरना सीख लेता है। वैसे ही इस घर के सारे लोग अपने आप से नाच को अंदर लेके आते हैं, और जो हम होते हैं हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एक तरीके से थाली तो सजी हुई है, लेकिन उस थाली सजी हुई थाली को उतने ही सलीके से कोई अपनाए और खाए जरूरी नहीं है। ज्ञान की थाली और सजी ज्ञान हुई की है। थाली सजी हुई ज्ञान है, की थाली, उसमें से आप बस। क्या लेते हैं और कितना लेते हैं वो तो हाँ। आप पे है। हाँ। और किस तरीके से उसको स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं, अपने घराने का नाम किस तरीके से रखते हैं, वो तो आप पे है। और हमारे साथ ये है कि हमारी थाली भी नहीं सजी है, और बहुत सारे डाउट्स के साथ इस करियर में हम लोग एंटर होते हैं। बहुत डाउट होता है, बहुत सवाल होते हैं। जैसे अभी मेरे स्टूडेंट जब बहुत सवाल करते हैं ना, मैं बोलती हूँ एकदम चुपचाप से नाच लो, सारे सवाल के जवाब एक दिन खुद मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसी रास्ते से आई हूँ, तुम भी वहीं खड़े हो। तो वैसे ही कि एक पापा जो है मेरे पुलिस में, सारे, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई लॉयर है, मेरे घर में सब ऐसा है। मैं इकलौती हूँ जो नाच की तरफ निकल गई। और सबसे अच्छी बात तो मेरे पेरेंट्स की ये है कि उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया मुझे। आजकल उसकी भी कमी होती है कि पेरेंट्स को लगता है कि नाच ही तो रहे हो। एक बहुत बड़ी गलतफहमी पेरेंट्स रखते हैं कि तुम डांस कर रहे हो तो उसके मतलब तुमने करियर में क्या किया है। मतलब वो डांस को एज अ करियर सुनना ही नहीं चाहते, लेते ही नहीं, तुमने करियर में क्या किया। उनको पता नहीं कि जो डांस कर लेते हैं वही, जो मेरी मदर इन लॉ बहुत बड़े बड़े शब्दों में बहुत ऊंचे से कहती हैं, बहुत प्राउडली कहती हैं कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो कुछ नहीं करते लेकिन कमाल कर देते हैं। तो वैसे ही जब भी आप बैठते हैं कहीं पे, या वो आईपीएस हो या आईएफएस हो, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे लॉयर्स हो, जब शांति के खोज में निकलते हैं तो सुनना तो संगीत ही पड़ता है ना। तो और हम वो हैं जो इस चीज़ को बनाते हैं, बिल्कुल, इस आनंद को हम देते हैं। तो करियर तो बहुत छोटी चीज़ है सोचने के लिए, दुनिया को शांति देने वाले हम ही हैं, भगवान के बाद अगर कोई है तो कलाकार है। तो मुझे तो बहुत स्ट्रगल हुआ है। एक तरीके से फैमिली में कोई नहीं, मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल डांस के बारे में कुछ भी पता नहीं, बस मुझे था कि मुझे डांस करना है। फिर मेरे ही पेरेंट्स ने, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्लासिकल डांस करना है, मुझे बस डांस करना है क्योंकि मैं नाचती रहती थी। तो उन्होंने ही सब बोला कि बेटा जब करना ही है तुम्हें तो क्लासिकल करो, कुछ तो करोगी आगे जाके। तो ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने इतना रिसर्च किया। फिर श्री राम भारतीय कला केंद्र में मैंने एडमिशन लिया, और मेरी सिस्टर ने काफ़ी, वही गूगल करने का ज़माना ही तो है, गूगल करके ढूंढ ढूंढ के कहाँ जाओगी, अच्छे गुरु। तो मैंने श्री जस्टिन मकार्थी जी के अंडर अपना पूरा तालीम मैंने भारतीय कला केंद्र में किया है। अपने 16 साल की तालीम के बाद मैंने सिखाना शुरू किया है, और उम्मीद करती हूँ कि उनकी तालीम मैंने जैसे ली है ऐसे ही मैं सबकी गोदी में डालूँ, उसमें बीच में इतना सा भी ऑल्टर ना करूँ कि कुछ भी वहाँ से गिर जाए, क्योंकि वहाँ से गिरते ही जो भी चीज़ है, वही कथक नाट्यम बिना ऑल्टरेशन के हमने जो बोला वही वहाँ चीज़ें गिर जाएंगी। एक शिक्षा पद्धति, एक प्रणाली को हम फॉलो करते हैं, उसको आप कह सकते हैं गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत वो चीज़ चलती है। आप गुरु से सीखते हैं, शिष्य बनते हैं, फिर एक दिन आप उस पद पे बैठे होते हैं। तो यही चीज़ें हैं। मेरा तो खैर बचपन, मेरे कान खुले हैं तो इसी चीज़ पे खुले हैं। मैं जब बड़ा हुआ हूँ तो लोग एकेडमिक्स के बारे में बात करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, बट मैंने सुना ही यही है, ता थे ता। शायद इसीलिए जो नॉर्मल घर के लोग होते हैं जो बाद में ज्वाइन करते हैं, उनके लिए एकदम से क्लासिकल डांस फॉर्म को इम्बाइब करना मुश्किल होता है, और हम लोग के लिए आसान सिर्फ इसीलिए होता है कि हम बचपन से ही वही सुनते हुए आ रहे हैं। हमारे में सिर्फ घर, फैमिली नहीं, पूरे खानदान, पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाती है कि डांस कर रहे हो। अच्छा, घर में भी एक बात होती है ना, कोई आता है और पूछता है कि बेटी क्या कर रही है, डांस करती है। अच्छा, नहीं मतलब पढ़ाई में क्या कर रही है, नहीं डांस करती है। तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू प्रूव। हम लोग के लिए नहीं होता। दैट इज वन इजी थिंग फॉर अस। उसको पार करके जो निकलना है ना, एक बड़ी सी जैसे एक लंबा रास्ता दिखाई पड़ रहा है जिसका अंत नहीं दिखाई पड़ रहा, बस स्टार्टिंग दिख रहा है। वहां पे आप किसको क्या गारंटी दोगे कि कहाँ जाके क्या होने वाला है। तो फैमिली को समझाना, पूरे दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव करना, वो
मैं सबको वही इस समय पे जो भी नॉन डांसिंग फैमिली से आते हैं, जो भी यंगस्टर्स जितने भी हैं, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो चाहे ना हो, उनको यही बोलना चाहूँगी कि डांस में करियर है। तो अब मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादा इस बारे में बातचीत होती नहीं है और एक इम्प्रेशन है कि क्लासिकल डांसर्स बड़े सीरियस मिजाज के होते हैं एंड एक उनका लाइफस्टाइल एक अलग ही होता है। तो मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगी कि वाकई ये सच है? देखिए, आपको इसको बहुत सिंपली रखता हूँ मैं आपके सामने इस बात को। सब इंसान है, हर एक आदमी इंसान ही है, हम और तो कुछ है नहीं। सबकी पसंद नापसंद जीवन में, प्रेफरेंसेस नॉन प्रेफरेंसेस सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे हम कहते हैं भाई, हम वी ट्रीट सेलिब्रिटीज़ वेरी डिफरेंटली। हम सोचते अरे बाप रे, ये जो एक दिन में 25 बार नहाता होगा। एक जो अंदर से फीलिंग, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर वोकलाइजिंग एनीथिंग अबाउट, बट हमारे मन में आता होगा कि ये जब गुजर जाए तो उस गली से खुशबू आने लगती होगी क्योंकि सेलिब्रिटी है। बट बात एक सिंपल सी हो जाती है कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। सबको ट्रीट इस दुनिया में अलग किया जाता है। बस वही बात है कि सबको ट्रीटमेंट अलग है। अगर आप टैलेंट या मेहनत की बात करो तो कलाकार कुछ कम मेहनत थोड़ी ना करता है। जो मेहनत आप किताब में घुस के आप कर रहे हो, या आप अपनी स्क्रिप्ट याद करने में कर रहे हो, या आप अपने प्रैक्टिसिंग नेट में कर रहे हो, वो मेहनत एक आर्टिस्ट अपने घर पे कर रहा है बैठ के। घुंघरू बांधता है 4-4, 5-5 किलो के, 2-2, 3-3 घंटा रियाज मारता है, पसीना बहाता है, वो भी अपना खून पसीना एक करता है। बट क्या उसकी वो जगह है इस दुनिया में? स्टिग्मा एक फेस करना पड़ता है, वो नहीं है। तो इट्स अ वेरी प्रेफरेंस बायस्ड वर्ल्ड। तो इसमें देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। हर इंसान नाखुश इंसान ही है और खुश इंसान है। ठीक है, आप मेरी बात करेंगी पर्सनली तो आई एम अ पर्सन हु इज ऑलवेज वेरी लाइट हार्टेड। मुझे हंसी मजाक करना बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स बीइंग अ डांसर आपको एक तरीके का डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है अपनी लाइफ में। हम ऑन द ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में, आई एम सेइंग कि हमें डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वी आर द मोस्ट इनडिसिप्लिन्ड पीपल। जैसे कि घाट घाट का पानी पीना। आज मैं आपके साथ बैठा हूं, कल मुझे बैंगलोर फ्लाई करना है, परसों मुझे कहीं और फ्लाई करना है, मैं वहां खाओ पीऊंगा, फिर मैं कहीं और खाओ पीऊंगा, फिर मैं विदेश पहुंच जाऊंगा, मैं वहां खाओ पीऊंगा। एट ऑल टाइम्स अगर मैं बोलूं कि भाई खाना मेरा कायदे का होना चाहिए, पानी में आई हैव टू हाइड्रेट माई सेल्फ, मुझे ऐसे रखना है, मेरे को वर्कआउट करना है, मेरे को ये करना है, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मेरे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, मुझे वो भी पता है। क्या मैं वो फॉलो कर पाता हूँ ऑन अ डे टू डे बेसिस? नहीं। सो आई हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन अ वेरी इनडिसिप्लिन मैनर। मैनेज कर रहे हैं आप भी, मैनेज कर हम रहे हैं, सबकी तरह। सब मैनेज कर रहे हैं। सीरियस की बात में तो ये है कि कलाकार सीरियस नहीं होते, मैच्योर होते हैं। सीरियस गंभीर तो होना पड़ता है। गंभीर इन द सेंस वहाँ नहीं कि हम घुप से ऐसे करके बैठ जाएंगे, वैसा नहीं। बहुत ज़्यादा मजाकिया होते हैं। आप कभी क्लासिकल शोज देखने आएंगे तो शो के पहले और शो के बाद का देखना चाहिए। बीच में तो वो कलाकार है, वो अपना कलाकारी तो दिखाएगा नहीं। लेकिन आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन जी की बात कर रहा हूँ मैं। एज अ पर्सन आई हैव मेट हिम ऑन अ कपल ऑफ ओकेजन्स एज अ पर्सन, and what he's doing on the stage, उनका काम, his craft, ठीक है, वो स्टेज पर भी बहुत लाइट माहौल रखते हैं। उनसे एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि आप गंभीर से गंभीर बातें भी बहुत खुशनुमा माहौल के साथ बखान कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी ऑल स्नूटी अबाउट इट। भाई मैं तो कलाकार, मेरे साथ ये होना चाहिए। हैं हमारे देश में बहुत कलाकार हैं वैसे भी, ठीक है, नथिंग अगेंस्ट देम, वो उनकी अपनी चॉइस है लाइफ की। बट आपको उसके लिए इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत हम्बल भी हो रह सकते हैं। आपकी कला है, आपकी क्राफ्ट है, आप उसको इम्बाइब कर रहे हैं, वो आपकी मेहनत है। यू नॉट डूइंग इट फॉर एनीबडी एल्स, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए कर रहे हैं बिकॉज आप उससे प्रेम करते हैं, आप उस कला से प्यार करते हैं, इसलिए आप कर रहे हैं। तो उसको कभी भी उस तरीके से नहीं लोगों पे हावी होना चाहिए। आई स्टे एट ओनली 5-स्टार होटल्स, आई विल फ्लाई J क्लास, वो नहीं करना चाहिए। या मैं आई ट्रीट पीपल लाइक ट्रैश, ये हो जाता है लोगों में। ये लोगों में अंदर से एक
अहंकार आ जाता है, और अहंकार भी कला ही देती है आपको। व्हेन यू नो यू आर गुड एट समथिंग, अगर आप एक वर्ल्ड क्लास एंकर हैं, ठीक है, आपको भी अहंकार होगा, मेरे जैसा कोई इंटरव्यू नहीं ले सकता। महाराज जी के केस में ये महाराज जी इसके ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में है। मैंने उनके जैसा सर्वसाधारण इंसान जीवन में आज तक नहीं देखा। हमेशा पूरी जिंदगी बिना अपॉइंटमेंट के उन्होंने सबके साथ बातचीत किया है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम, बहुत तो ऐसा होता था कि महाराज जी बैठे और लोग अपने आप पहुंच गए। उनके घर पे लोग पहुंच जाते थे, घंटी बजाते थे और आ जाते थे, और सब बैठे होते थे, सब बैठ के साथ में बैठ के बात करना। बिल्कुल। बिरजू महाराज जी का ये था कि सबके साथ बैठ के बात करना, उनको मजा ही वहां आता था। तो कलाकार ऐसे होते हैं, मजा ही वहां आता है जहां सब लोग बैठे हैं। उनको तो महफिलों का बहुत शौक है, वो महफिल में बैठना पसंद करते हैं। उनको इतना पसंद है 3-4 घंटे का प्रोग्राम नाच के, लोगों को मंत्र मुग्ध करके, जिन जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके घर पे जाके हारमोनियम बजा के रात भर गजलें गाना, वहां भी महफिल। वो ऐसे इंसान थे, तो हमने तो उनसे वही सीखा है, वही देखा है। तो ये तो हुई कलाकार की एक लाइफ की बात कि कैसी होती है क्लासिकल आर्टिस्ट की, क्लासिकल डांसर्स की लाइफ। तो अब थोड़ा सा इस पे आते हैं कि एक आम सी बात है, जैसे हमारे देश में इतनी अवेयरनेस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा लोग नहीं पहचान पाते, अगर है भी तो लोग पहचान नहीं पाते। तो क्या फाइनेंशियल क्रंच एक आर्टिस्ट को फेस करना पड़ता है, और क्या मतलब आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, इसमें वही बात हो जाती है, हर इंसान जो है आज को ये सोचे कि मैं पंडित बिरजू महाराज जी बन जाऊं, इंक्लूडिंग मी, नहीं बन सकते। वो कला की गहराई को समझना या लोगों को आपको एक्सेप्ट करना, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। आप बहुत अच्छे एक्टर होंगे लेकिन लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। वी हैव सीन सो मेनी एक्टर्स फेडिंग फ्रॉम द लाइमलाइट। हमने कितनों को देखा है, अरे फलाने ने बड़ा अच्छा काम किया था उस फिल्म में, पता नहीं कहाँ है आजकल। कितनी बार हुआ है। नॉट एवरीबडी कैन बी एट द टॉप, ठीक है, उसके लिए कुछ भगवान अलग से सांचे में बना के भेजता है कुछ लोगों को। लेकिन आप ये समझिए कि हर इंसान का मेहनत करना, कोशिश करना, लोगों से बातचीत करना, अपनी जगह बनाना, ये हर कलाकार का काम है। सिर्फ अपने क्राफ्ट को अच्छा करने के बाद सबसे पहले कर्म, सबसे पहला काम, अगर वो आपका अच्छा है तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस अंदर आता है कि हाँ, आई कैन मूव आउट इन द वर्ल्ड। मैं लोगों से बात करके अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए मैं 4 लोगों से बात कर सकता हूं। बट ईश्वर सबको वो शक्ति नहीं देता। यहां पे कुछ किस्मत, कुछ भाग्य, कुछ ईश्वर, हर चीज, एवरीथिंग इज इनटू प्ले हियर। तो आप जहां तक फाइनेंशियल क्रंच की बात करते हैं, तो कोई भी कलाकार जो शून्य से शुरू हुआ है उसके लिए बहुत मुश्किल है इस जीवन में रोजी रोटी को कमाना, बहुत मुश्किल है। सबका भाग्य एक जैसा नहीं है, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं है। और मेरे हिसाब से जो इंसान सही रास्ते पे अपने आप को बिना कॉम्प्रोमाइज करे, अपनी कला से बिना कॉम्प्रोमाइज करे बढ़ता जाता है, उसको सूनर और लेटर वो सारे रास्ते नजर आ ही जाते हैं, जिससे फाइनेंशियल क्रंच की जो बात है वो सॉल्व हो जाती है। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें कोविड में सुनने में आया कि बहुत सारे ऐसे छोटे कलाकार हैं जिनको कोई काम नहीं मिला, अच्छा, एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स। एब्सोल्युटली, उन्होंने पुरानी अपनी डिग्रियां निकाली, कहीं नौकरी पे लग गए, कहीं नौकरी पे लग गए, कुछ और काम करने लगे, किसी के अंडर काम करने लगे। एक जो छूट थी वो कोविड ने बांध दी। उस समय बहुत सारे आर्टिस्ट्स का करियर क्षतिग्रस्त हुआ। हम दूसरों की क्यों बात करें, मैंने आपको बताया था 6 महीने तो हम भी बंद थे। चलिए, हमने उस समय को बहुत प्रोडक्टिवली यूज किया, बट 6 महीने के लिए हम भी बंद थे, कुछ नहीं था। कोविड आया तो आपको पता है कि जब कोविड आया सबसे पहले स्टेज ऑडिटोरियम्स बंद हुए और सबसे लास्ट में ऑडिटोरियम खुले। पूरी दुनिया खुल गई, सब काम करने लगे, लेकिन ऑडिटोरियम नहीं खुले। और जब बंद होने का समय आया तो सबसे पहले ऑडिटोरियम ही बंद किया गया। तो फाइनेंशियल क्रंच इसलिए होता है क्योंकि जब आप ऐसी ही चीज़ों से, और क्या ही बोलूँ कि गवर्नमेंट से लेके हर
को हर सभी को सोचना चाहिए कि जब एक डांसर इंडिया के क्लासिकल डांस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिया से बाहर जाके भी अपने देश का झंडा गाड़ के आता है, वहाँ जाके कि हम इंडियन हैं, प्राउडली बोलते हैं कि हम भरतनाट्यम डांसर्स हैं, हम कथक डांसर्स हैं, वहाँ पे सबको बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन जब आर्टिस्ट को रखने की बारी आती है तो हर जगह आर्टिस्ट को पीछे ही रखा जाता है। वो चीज़ गलत है, क्योंकि आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग, आपके ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत की ब्यूटी खत्म हो जाएगी जहाँ क्लासिकल चीज़ें हट जाएंगी। दे आर एज गुड एज एनी अदर क्रिकेटर। जो वेल नोन नहीं है लेकिन बहुत अच्छा नाचते हैं, उनका क्या? जो डांस क्लास भी ओपन कर लेंगे तो उनके पास स्टूडेंट्स नहीं है, क्या वेल नोन नहीं है? तो ये चीज़ें बिल्कुल हर चीज़, और ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है लेकिन उनके पास फाइनेंस नहीं होता और उनको लगता है कि डांसर्स ही ऐसे, आर्टिस्ट ही, कलाकार ही ऐसा है जिसको हम फ्री में काम करवा सकते हैं। स्पेशली कथक डांसर्स, ये हर किसी में होता है, वो कि फ्री में डांस करवा कि फ्री में डांस अप्रोच ऐसे आते हैं। सबसे पहले की लाइन ही ये होता है कि प्रोग्राम तो बहुत बड़ा है लेकिन फाइनेंस थोड़ा। क्या यही अप्रोच आपने इंटरनेशनली फेस किया है? क्या ऐसा कभी Never. एक्सपीरियंस? नेवर, नहीं, ये भारत में ही होता है। आई कैन वेरी प्राउडली से कि हम लोग को देयर आर 3 टाइप ऑफ पासपोर्ट्स इन इंडिया। एक अपना नॉर्मल जो ब्लू वाला होता है, एक वाइट पासपोर्ट होता है और एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है जो डिप्लोमेट्स को मिलता है। सो आई एम ऑल्सो अ वाइट पासपोर्ट होल्डर। तो बेसिकली इट मीन्स दैट आई हैव रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ एज अ कंट्री, इंडिया से। ये मैंने उस स्टेज पे कथक को मैंने जाके प्रेजेंट किया है। बाहर इन सब चीज़ों की दिक्कतें नहीं आती। वाई? बिकॉज people who are abroad have the utmost respect for classical dance form. विदेश में जाके never for a moment I have felt small, या मुझे ऐसा लगे कि हमको वो तवज्जो नहीं मिला। We are classical dancers, हमको वो तवज्जो, never ever it has happened and I have traveled so many countries. सबका एक ही तरीके का व्यवहार रहता है हमारी तरफ। That's the thing that I think classical artists earn being classical artists. बेस्ट कंट्री कौन सा आपका एक्सपीरियंस रहा है? ये तो दूसरी कंट्री को बुरा बोलने से नहीं, पिक अ फेवरेट टू परफॉर्म, ऑडियंसेस रिसीव वेरी वेल। यूएस आपका भी? एंड देन फ्रांस। वही कि बाहर जाके करते हो तो इतना अच्छा लगता है कि अच्छा, मतलब तब लगता है कि हमने तो दुनिया का सबसे बेस्ट काम किया है, मतलब हम क्लासिकल डांसर्स हैं। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे क्लासिकल डांसर्स को पे एंड परफॉर्म तक होता है कि आप पैसा दीजिए और नाचिए। हाँ, आप परफॉर्मेंस के लिए पे कर रहे हैं? हाँ, स्टेज बहुत बड़ा इंडिया है। में? यस। तो there सारे are so many platforms. पे एंड परफॉर्म, Pay and पूरा perform. रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, आपको इतना पैसा भरना है और आप परफॉर्म करेंगे। तो सोचो कि आर्टिस्ट के लिए कितनी शर्म की बात है कि हमने इतने साल लगा के इस आर्ट को ग्रहण किया। ये एक डाउनवर्ड ग्राफ है। पहले कलाकारों को ट्रीट किया जाता था कि आप आ जाइए, बस आप कैसे भी, जो आपको चाहिए आप आ जाइए, ऐसे परफॉर्म, ऐसे बुलाया जाता था कलाकारों को। उसके बाद ये कलाकारों का हो गया कि आप आ जाइए, आपको आपका जो है फीस आप बता दीजिए। फिर वो आया कि फीस के बिना प्रोग्राम बहुत है, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको यू आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप प्लेटफॉर्म को दीजिए ना। आपको ऑनरेरियम से आपको क्या मतलब है? ठीक है, आप प्लेटफॉर्म लीजिए। और अब तो उल्टा ही हो गया है, अब आपको प्लेटफॉर्म के लिए भी पैसा देना पड़ता है। देयर आर सो मेनी। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा हुआ है आजकल कि सारे डांसर्स ने, सारे आर्टिस्ट ने मिलके, चाहे वो कथक हो चाहे वो भरतनाट्यम में, सारे आर्टिस्ट हैं, सारे कलाकार हैं, सबने मिलके यही मुहिम उठाया है कि हम सब से नो टू पे एंड परफॉर्म। इन सब में क्या आपको लगता है सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म दे रहा है आर्टिस्ट को, या इसका क्या असर रहा है? सोशल मीडिया की बात करें तो एक तरीके से हाँ भी, एक तरीके से ना भी, क्योंकि सोशल मीडिया आर्टिस्ट के लिए बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्रोज एंड कॉन्स हैं। हाँ, दोनों के एक दोनों चीजें हैं, डबल साइड है। उसको हम कैसे यूज करते हैं वो वाली बात है कि आप क्लासिकल डांस को कंटेम्प्रेरी बना के नाचने वाले भी बहुत हैं, ज्यादा है ना? Okay. बहुत ज्यादा है जो आजकल क्लासिकल और सेमी क्लासिकल हो गया है। क्लासिकल तो हमने बड़े पूर्वजों ने बनाया, उसको को क्लासिकल डांस हुआ, लेकिन सेमी क्लासिकल अपने आप ही बना दिया, वही कि एक सेमी जैसी भी कोई चीज आ गई। उसका भी बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लोगों की सोच की उड़ान है। कथक को तो हम स्पेशली कहते हैं इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट डांस। एक पोएट्री जैसे होती है, पोएट्री पोएट ने एक माइंडसेट में लिख दी, जब आपने उसको पढ़ा तो आपने उसको अलग तरीके से इम्बाइब किया।
आई थिंक एवरीबडी, इफ आई गिव यू अ पोएम एंड इफ आई रीड द सेम पोएम, हम दोनों एक ही पोएम पढ़ें, तो उसका जब निष्कर्ष निकालने की बात आएगी कि आपने इस पोएम से क्या समझा, तो आप कुछ और बोलोगे और मैं कुछ और बोलूंगा, ये 100% है। पोएम्स को लिखा ही ऐसे जाता है। पोएट अपनी सोच से काम करता है, पढ़ने वाला अपनी सोच से। आई एम एन इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। हम लोग उस चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। तो उसी तरीके से आप ये समझिए कि देयर आर प्रोज एंड कॉन्स फॉर सोशल मीडिया। प्रोज में ये है कि जैसे हमने छोटे कलाकारों की बात की थी, कलाकार हु आर नॉट वेरी वेल नोन, हमने उनके बारे में बात की थी कि दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन मेकिंग अ मार्क इन दिस वर्ल्ड, जिसमें टैलेंट बहुत है, ठीक है। तो उनको मार्क बनाने में दिक्कत हो रही है। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज हो गई कि भैया फोन सामने रखा और मेरे अंदर जो कला है वो मैंने आपको दिखा दी, बिना आपको बड़ा सा एक ऑडिटोरियम बुक किए, बना अपने 4 म्यूजिशियंस को बैठाए हुए, सबको पेमेंट करो, सब वो कर, विदाउट दोज हैसल्स हमने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी कला को सामने रखा। ये इसके प्रो, एक आई थिंक वन एंड ओनली प्रो है उसका। कॉन्स आर, आई कैन राइट अ बुक, आई कैन राइट अ बुक अबाउट इट। बट सबसे पहले ये हो गया कि कलाकार, हमने क्या, अपने बुजुर्गों की हमने क्या बात सुनी, पूरी रात महफिल चल रही है, एक नर्तक 4 घंटा 5 घंटा नाच रहा है और लोग सिर्फ देख ही नहीं रहे, लोग पिघल रहे हैं उसके आर्ट को देखकर। लोग जो हैं वो नकमस्तक हो गए उसकी कला को देखकर, और वो 4 घंटा 5 घंटा नहीं, करते जाइए करते जाइए। वो इज्जत थी एक नर्तक की एक जमाने में। समय नहीं देखा जाता था, कला देखी जाती थी कि क्या बात है, क्या कलाकार है। तालियां नहीं बजाते थे लोग, मन से आह निकलती थी कि आहा क्या बात है। वो तारीफ आज खत्म है, वो तारीफ आज करने को नहीं मिलती। आज की तारीफ है कि जितना जोर से तालियां बजे और स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाए। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया आज का का वो जो माइनस पॉइंट हम अगर रखें तो एक, पता नहीं लोगों को कितना अच्छा लगेगा मेरी बात ये सुन के कि ऐसा मैं बोल रही हूँ, पर जब हम वीडियोस डाल देते हैं, तो चाहे मैं अपना ही क्यों ना डालूं, है ना, जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में, उसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑडिटोरियम में ऑडियंस की कमी है। क्योंकि लोग, ऑडियंस आपको घर बैठे बैठे हो गए ना, घर बैठे बैठे विजिबिलिटी कम, बिल्कुल, क्योंकि जो सभागार भरा हुआ होता था उसकी कमी। आजकल तो ये है कि गर्मी बहुत है, नहीं जाएंगे प्रोग्राम देखने, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था ना, देखने तो जाना ही पड़ेगा आपको। किसी कलाकार को देखना है तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फोन नहीं, वीडियोस नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक नहीं, रील्स नहीं, तो क्या करोगे। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। जो अच्छे कलाकार हैं वो शायद सब लोग ऐसे ही फील करते हैं। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट कि जो मेहनत करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो अपना टैलेंट कहीं तो दिखा पा रहे हैं। हमने सुना शास्त्रीय नृत्य, हमने सुना लोक धर्मी, कि अब क्लासिकल डांस को जब थोड़ा सा फोक के स्टाइल भी हम डालते हैं, जब हम प्रोडक्शंस करते हैं तो उसको लोक धर्मी हम लोगों ने ये पढ़ा। लेकिन आजकल क्या हो गया, सेमी क्लासिकल। तो वही आप सेमी क्लासिकल नाच, प्योरिटी पे असर आ रहा है, 100%। जब आप ऑनलाइन ही लोगों को सेमी क्लासिकल सिखा दे रहे हो तो वो क्लासिकल सीखने क्यों आएंगे। क्योंकि आजकल तो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सबको, जिसको भी सीखने का मन है, आजकल लोगों को क्लासिकल का मतलब ही ये लगने लग गया है कि एक गाना चला दो और उसमें कथक के मूवमेंट्स कर दो, भरतनाट्यम के मूवमेंट्स कर दो। ऐसा नहीं होता। सालों से जस्ट बिकॉज यू कैन फिट सम मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4 रिदम चल रहा है, उस पे आप कुछ भी फिट कर सकते हो। तो सालों साल की साधना चली गई, साधना चली गई। हम 16-17 साल जिन्होंने सीखा, या तो अपनी बात तो हम क्या ही करें, हम तो बहुत ही छोटी जगह में अपने आप को रखते हैं। जो इतने बड़े बड़े गुरु हैं, जो अभी भी हैं और जो बहुत सारा ज्ञान दे के जा चुके हैं, उनके सामने तो उनको भी ऐसा लगता होगा कि हम जो छोड़ के आए वो तो बिगड़ ही रहा है। क्योंकि क्लासिकल डांसेस, जहाँ तक मुझे पता है, थोड़ी बहुत नॉलेज जितनी है, ये है कि इट इज़ ऑल्सो अ माइंड बेंडिंग एक्सरसाइज। लाइक योर माइंड इज, यू आर ऑल्सो reading the music part, composing the music, you are also playing, you cannot just do one thing, you can just avenues हैं, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें। आप सिर्फ कलाकार तब नहीं बन जाते अगर आपको नाचना आ गया। Yes. और उसी का दूसरा पल्ला ये है चीज लोगों को सोशल मीडिया पे नहीं पता। और उसका दूसरा पल्ला फिर से है, सेमी क्लासिकल लोगों ने बनाया, इस पे हमने उंगली उठाया। लेकिन सेमी क्लासिकल क्यों बनाया, हम खुद क्लासिकल डांसर्स हैं, हमें पता है कि सेमी क्लासिकल क्यों बनाया। क्योंकि काम नहीं मिलता, सेमी क्लासिकल बनाते ही हमें जॉब मिल जाता है। तो क्लासिकल डांसर्स कहीं ना कहीं मजबूर हैं ये करने के लिए। उनके ऊपर उंगली उठाने से पहले ये भी सोचना पड़ता है कि वो क्या करेंगे। मजबूर है ये करने के लिए कि उसको सेमी क्लासिकल बना देंगे तो बहुत स्टूडेंट आ जाएंगे। बॉलीवुड का कितना रोल है इसमें?
अरे बाप रे। क्या आपके क्या व्यूज है बॉलीवुड पे? देखिए बॉलीवुड का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा बदला है। जैसे उन्होंने कहा ना कि ऑडियंस कम होने लगी है। हाँ। ऑडियंस क्यों कम होने लगी है? बिकॉज बड़े बड़े डायरेक्टर्स दे आर ऑन इन द कंफर्ट्स ऑफ नेटफ्लिक्स टुडे। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, हॉलीवुड बॉलीवुड आप कहीं के भी ले लीजिए, थिएटर्स में आजकल कौन जा रहा है? एंड जब कथक फिल्मी गानों में आ जाते हैं तो बहुत तारीफ मिलती है। बहुत। और जब एक कथक डांसर स्टेज में खड़े होकर अपना जी तोड़ मेहनत दिखाता है, अपने सालों साल का साधना वो दिखाता है, तो उतना अप्रिशिएट करने के लिए, उतना देखने के लिए कोई नहीं आता। तो ये भी लोगों को नहीं पता है कि जो फिल्मों में हो रहा है क्या वो सच में कथक है, क्या वो सच में ही उतनी चीजें परोस Actually, रहे हैं। जो चीज देखो, जो दिखता है वो बिकता है वाला सिस्टम है। अभी तो Simple. सबसे ज्यादा फेमस हीरा मंडी के स्टेप्स हाँ हो हाँ रहे हाँ हैं। बिल्कुल। देखिए क्या हो गया है, मैं आपको बताता हूँ। जो दिखता है वो बिकता है वाला सिस्टम है। बहुत सिंपली हाँ। फॉर्म में समझाता हूँ। हमारे देश में लाखों की तादाद में कथक डांसर्स हैं इस वक्त। आप उस लाख में कितनों को जानते हैं? आप यू हार्डली नो एनीबडी। लोग नए क्रॉप क्यों हो रहे हैं, क्यों इंटरेस्ट आ रहा है? ये सब देख के, बॉलीवुड के देख आपके के। पास कॉल्स आते हैं एडमिशन के ऐसी सीरीज के बिल्कुल। बाद? बस इस गाने में आप इस सिखा गाने पे देंगे। आप सिखा देंगे। इस गाने, अच्छा पर्टिकुलर सॉन्ग्स क्या आते हाँ हैं? पर्टिकुलर सॉन्ग आपका इस क्या गाने पे आप जवाब सिखा रहता है? देंगे या ऐसे होता है? आप क्या, मैंने कहा आप थोड़ा सा ना क्लासिकल डांसेस को रिसर्च करके आई कि क्लासिकल डांस फॉर्म क्या होता है, उसके बाद आप बताइए। तो क्या हो रहा है ना, बिकॉज एनी सच कंटेंट, चाहे आप उसको हीरा मंडी ले लीजिए, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, बैकग्राउंड में बहुत कथक यूज हुआ है, बहुत फिल्मों में यूज हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि जो लोगों को दिख रहा है, बिकॉज दैट इज रीचिंग द मासेस, दैट इज रीचिंग द मासेस। आज हीरा मंडी किसने नहीं देखा होगा? हमने भी देखा है, ठीक है। तो लोगों को क्या लगेगा? लोगों को लगेगा कि ये जो डांस फॉर्म है ये कथक है, हमें यही नाचना है। तो कथक करंटली हैज आइडेंटिटी क्राइसिस। और पेशेंस नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। पेशेंस तो जिस दिन हम बोलते हैं ना, हमारे यहाँ आते हैं, हम बोलते हैं कितने साल का कोर्स होगा, हम बोलते हैं 7 साल का कोर्स है, लेकिन पहले कोर्स के लिए भी आपको 2-3 साल लगेगा वहां तक पहुंचने में। क्या बात कर रहे हैं, इसमें 10 साल देना पड़ेगा? बस वही टाई फेस हो जाती है लोगों की। क्योंकि उसमें जो पीछे नाच रहे हैं ना, जो एक्चुअली गाने में आगे जो नाच रहे हैं वो नहीं, जो पीछे नाच रहे हैं वो डांसर्स वो प्रॉपर डांसर्स वो डांसर्स हैं। लेकिन वो ब्लर है कहीं ना कहीं। हाँ। वो ब्लर है वो और background पीछे में वो कर रहे हैं, पूरी मेहनत लगे कर रहे हैं। हैं अपने में। वो अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं उसके पीछे। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारे व्यूअर्स और जो भी एस्पायरिंग यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि इसको प्रोबेबली एक करियर की तरह देखना चाहें, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके? देखिए सबसे पहले तो उनको ये कन्विंस कराना ज़रूरी है कि आप इसको करियर की तरह ले सकते हैं। सबसे पहला तो वही है, क्योंकि वो इट्स अ वेरी डार्क एरिया, अंधकार है लोगों के दिमाग में। क्यों? क्योंकि एकेडमिकली लोगों को दिखता है कि हम फलाना कोर्स करेंगे, फिर हम लॉ पढ़ेंगे, हम लॉयर बन जाएंगे, एंड देन आई एंड अप एज अ लॉयर, मे बी अ कॉर्पोरेट, मे बी अ प्राइवेट, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। हम या फलानी जगह भर्ती होंगे एंड दिस इज द एंड वेयर आई विल गेट। मैं चाहे वो IT में चला जाऊं, सबको दिखता है कि अंत क्या है इसका, वो रास्ता नजर आता है। बट एज अ डांसर वो लोगों को नजर नहीं, वो रास्ता लोगों को नजर नहीं आता अभी। उन लोगों को लगता है कि डांस तो सिखा दिया तो अब मतलब अब क्या। दैट्स वाई दे कंसिडर दिस इन द हॉबी सेक्शन। ये लोग उसको क्लासिकल डांस फॉर्म को हॉबी सेक्शन में डाल देते हैं कि बच्चा हॉर्स राइडिंग सीख रहा है, बच्चा फ्रेंच सीख रहा है, बच्चा पेंटिंग सीख रहा है, बच्चा ये सीख रहा है, फलाना सीख रहा है, धमाका सीख रहा है, तो बच्चा कथक भी सीख रहा है। तो स्विमिंग क्लास और कथक क्लास में कोई फर्क नहीं है, बराबर है दोनों, ठीक है। तो हाँ, तो भाई देखो जो आज की बात है सो आज की बात है, ठीक है। तो हालांकि स्विमिंग सीखने में 1 हफ्ता लगता है मैक्सिमम, जी, 7 जी, दिन, जी, और 7 कथक दिन। सीखने में 7 साल लगते हैं। जी जी जी, लोग ऐसा ही सोचते हैं, उसको जगह वही देते हैं समहाउ। अगेन वही जगह देने वाली बात है। वी आर एज गुड एज एनी क्रिकेटर, बट जगह देने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इसमें करियर है, इसमें अच्छा खासा करियर है। कि देखो बेटा, कलाकार एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा इंसान है जिसको कहीं आकर अपनी कला को दिखाने का पैसा मिलता है, शोहरत मिलती है, नाम मिलता है, लोग आपके पीछे भागते हैं और जीवन भर आपकी कला के कायल रहते हैं। आई हैव मेट पीपल, उसमें केन से आ रहे हैं मुझे बताने के लिए, महाराज जी जब गुजर गए थे उसके बाद की बात है। केन लेकिन मतलब ही मस्ट बी 80-85 ईयर्स ओल्ड,
एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द टाइम जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, 1965 की बात कर रहे हैं वो। मुझे बताए महाराज जी 1965 में आए थे फलानी जगह पे, बड़ा अच्छा नाचे थे, हमें याद है। अ पर्सन जिसको शायद अपने बच्चों का नाम ना याद रहे, उस उम्र में इंसान बोल रहा है कि महाराज जी को देखा था और वो मुझे याद है। इससे बड़ी अचीवमेंट जीवन में क्या हो सकती है कि लोगों ने आपको याद रखा है। लोगों के एक्चुअली ऐसा लगता है कि अब एक्सपोजर की इतनी कमी है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस तरह का परफॉर्मेंस भी हो सकता है। ऑफ कोर्स कि आप ये भी विटनेस कर सकते हैं। वो तो है ही। देखिए, सबसे पहले आप इसमें करियर बना सकते हैं अगर आप अपनी सैंक्टिटी को मेंटेन रखें। अगर मेरा मन तो एक विचलित परिंदा है, एक विचलित परिंदा है वो, उसको 1 सेकंड नहीं लगता फड़फड़ाने में। 1 सेकंड में आप बोलोगे ये गाड़ी, जैसे होता है ना गाड़ी चलाते चलाते अरे आइसक्रीम, रोक लेते हो ना गाड़ी साइड में, तुरंत मन क्या हो गया, घर जाने से विचलित हो गया, आपको पहले आइसक्रीम खरीदनी है, अब आइसक्रीम खा के जाएंगे। तो मन विचलित है, इट हैज ए वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन। ठीक है, तो वो अटेंशन स्पैन में क्या हो जाता है, इंसान भटक जाता है। और आज का इंसान इतना इम्पेशेंट हो गया है, जैसे जैसे डांसर्स का डांसिंग टाइम कम होता जा रहा है ना, पूरी रात से कुछ घंटे से 1 घंटा, 1 घंटे से 20 मिनट, 20 मिनट से 30 सेकंड की रील पर हम आ चुके हैं इस वक्त। 30 सेकंड की रील बन जाए, हम उस पर आ चुके हैं ना। उसी तरीके से ये मामला, मतलब अटेंशन स्पैन भी इंसान का घटता जा रहा है। तो क्या होता है, जैसे ही उसको दिखता है कि ये ता थई तत आ थई, हाय हाय पिछले 3 साल से हम ता थई तत आ थई यही करे जा रहे हैं और तो कुछ करने को ही नहीं मिल रहा हमें। तो उनको तुरंत किसी गाने पे, अरे वाह फलाने ने बैठ के क्या 2 शमा जला के क्या डांस दिखाया है, वो उनको अट्रैक्ट करता है तुरंत। उस अट्रैक्शन के चक्कर में वो मूल को भूल जाते हैं और उसकी टूटी फूटी टहनियों की तरफ भागने लगते हैं। जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो यही मैसेज होगा कि आप बिना किसी डाउट के इस फील्ड में आ सकते हैं। आप जैसे लोग आएंगे तभी ये फील्ड हरा भरा रहेगा, तभी इस चीज़ में, जैसे होता है ना फूल लगे हुए पौधे यहाँ होंगे, यहाँ को इसको छोड़ के जाओगे तो ये खाली हो जाएगा और बाकी चीज़ें हरी भरी रहेंगी, तो ये कला यहीं का यहीं रह जाएगा। और व्यूअर्स भी इसके लिए ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल है। बच्चा नाचता है, पेरेंट्स देखते हैं, एक बच्चे के साथ 10 ऑडियंस आती है। तो अगर एक घर में से एक क्लासिकल डांसर है तो भी हमारे भारत में बहुत क्लासिकल डांसर्स होंगे। और दूसरा, ऑडियंस के लिए कि आप क्लासिकल डांसर्स को देखें। हम लोग भारत की एक बहुत खूबसूरत चीज़ को बहुत संजो के रखते हैं और बहुत मेहनत से इस चीज़ को सामने लाते हैं। तो यही रिक्वेस्ट होता है कि आप आएँ और हमारी चीज़ों को, हमारी मेहनत को एटलीस्ट एक ताली बजा के हमें सराहना करें। और सरकार के लिए तक एक मैसेज होता है कि आप क्लासिकल डांस के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसको बढ़ाएं, क्योंकि 100 कुछ प्रोग्राम्स, फेस्टिवल हुआ करते थे एक समय पे, अभी सिर्फ 70 या 80 फेस्टिवल्स रह गए हैं। तो उस पर कटिंग नहीं हो, ये चीज़ें सामने नहीं आती ना, ये चीज़ें कटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्लासिकल डांसर्स दाल रोटी कैसे खाएंगे, है ना। और बहुत बाहर जब न्यूज़ में आता है तो आप लोग बहुत प्राउडली कहते हैं कि क्लासिकल, हर न्यूज़ में ऐड में क्लासिकल डांस को दिखा देते हैं, लेकिन वो डांसर्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हमें अपनी ओरिजिन और एथनिसिटी को सराहना बहुत अच्छे से आता है बट वो सारी की सारी चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव हैं। हाँ, मतलब आप जैसे, अब मैं आपको बताऊं, गूगल के CEO है सुंदर पिचाई। अब सुंदर पिचाई का इंडिया से कोई मतलब नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज एन इंडियन ओरिजिन। वो इंडियन ओरिजिन के इंसान हैं, ठीक है, उनका नाम सुंदर पिचाई है, ठीक है, बट वो गूगल के CEO हैं। तो भारत ने, मतलब जब वो बने थे तो भारत ने, मतलब हर न्यूज पे सिर्फ यही फ्लैश हो रहा है, सुंदर पिचाई द CEO ऑफ गूगल, सुंदर पिचाई इंडियन इज। सेम विद मिस्टर ऋषि सुनक जो कि अभी UK के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज दैट। आपको वहां पे सुनीता विलियम्स, नाउ सुनीता विलियम्स इज एक्चुअली सनी, शी इज सनी विलियम्स, शी इज नॉट सुनीता विलियम्स, वो सनी विलियम्स हैं। शी इज अ प्रोडक्ट ऑफ अमेरिका, वो वहीं की पढ़ी हैं, वहीं से वो हुई हैं, शी जस्ट हैव इंडियन ओरिजिन। बट आप देखिए कि उस चीज को हमारे देश में किस तरीके से फ्लैश किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही ताकत आर्टिस्ट के लिए भी रखिए। आर्टिस्ट के लिए भी रखिए ना, यही चीज आप आर्टिस्ट के लिए भी रखिए। तो ये थी कथक नाट्यम की बात। आज हमने जाना कैसी होती है क्लासिकल डांसर्स की लाइफ। इफ यू वांट टू नो अबाउट हाउ टू मेक अ प्रोफेशन इन दिस, click on the link below for a detailed guide.